हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आपको पता है इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़े थे, ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों के डी ब्लॉक नहीं 3D श्रेणी जो है उसके कुछ गुण, ठीक है, 3D श्रेणी के, क्योंकि 12th में केवल 3D श्रेणी है तो मैं अभी 3D श्रेणी को ही डिस्कस कर रही हूँ। तो 3D श्रेणी के कुछ गुण थे। तो 3D श्रेणी के गुणों की अगर बात करें तो हमने भौतिक अवस्था, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस और आयनिक त्रिज्या आयनिक रेडियस हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वो एक वीडियो में वैसे भी पूरी नहीं हो सकती, बहुत से गुण है। तो आज हम पढ़ रहे हैं 3 प्रॉपर्टी को आज और डिस्कस करेंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक है तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे तोड़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है परमाणविक आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक और आयनिक विभव। तो क्या होता है, बहुत सिंपल है, देखिएगा कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका जो परमाणविक आयतन होता है वही कंडीशन है, क्योंकि डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में रखे गए हैं तो इनका परमाणविक आयतन भी एस ब्लॉक का परमाणविक आयतन और पी ब्लॉक के परमाणविक आयतन के बीच का ही होगा, ठीक है। तो एस स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो परमाणविक त्रिज्या वाला क्रम था वही याद करो। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर क्या हो रहा था, नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा था, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था तो आकार घट रहा था, और जैसे जैसे आकार घटेगा हम क्या कहेंगे, आयतन बढ़ेगा। सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा था ना, इसीलिए कह रही थी कि परमाणु जो त्रिज्या है उसको ज्यादा फोकस करना है, उसीलिए वो वीडियो लेंदी हुई थी। तो स्कैंडियम से मैग्नीज जाने तक नाभिकीय आवेश बढ़ा था। पहली वाली वीडियो जरूर देखें, जिसने नहीं देखी है वो इसे समझ ही नहीं सकता, अगर उस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आपको पता है नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो आकार छोटा होगा। तो जितना आकार छोटा, आकार जितना छोटा उतना कम आयतन, वो तो आपको पता है ना, जितना आकार घट रहा है उतना आयतन हुआ। तो आयतन भी क्या होगा, आकार घटेगा तो आयतन भी घटेगा। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर आयतन घटेगा, ठीक है, क्योंकि आकार घट रहा है। फिर बीच में मैंने बताया था क्या होता है वहां पर, बीच में लगभग जो है FeCO और Ni, इन तीनों में लगभग जो आकार होता है वो स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश जब बराबर हो जाते हैं तो आकार लगभग स्थिर रहता है। तो यहाँ पर परमाणविक आयतन भी लगभग स्थिर रहेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही, थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होंगी तो आप केवल लिख देना कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक परमाणु आयतन बढ़ रहे हैं, Fe से लेके निकिल तक ये स्थिर रहता है, और लास्ट में अंत में जो कॉपर और जिंक है इनका मैंने बताया था डी कोष पूरे भर जाते हैं। जिंक और कॉपर और जिंक में डी कोष है, ठीक है, 3D पूरा 10 हो जाते हैं, पूरा भर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अचानक आकार बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, नाभिकीय आवेश की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो ये वैल्यूज दी हैं, देख लीजिए। लेकिन देखिए एग्जैक्ट होंगे ये मैं नहीं कह सकती कि ये लगातार बढ़ने के क्रम में दिखा रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप नहीं भी लिखें 12th वालों के लिए स्पेशली तो कोई बात नहीं, आपने लिखना है स्कैंडियम से लेके ऐसे एरो बना देना है, मैग्नीज तक क्या लिखना है, आयतन में वृद्धि, Fe से लेके FeCO Ni, इन तीनों के लिए लिख देना ऐसे करके कि आयतन स्थिर, और कॉपर से जिंक की ओर आयतन अधिकतम, ठीक है। देखिए ये वैल्यूज वो हैं जो बुक में दी हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है इनमें जो क्रम हम बता रहे एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा यहाँ एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो देखिए 9.2 एग्जैक्ट बढ़ेगा। इधर को धीरे धीरे मैंने बोला था कम हो रहा है तो कम होगा, जो हम कह रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर ये वैल्यू वैसे भी आप याद नहीं कर पाओगे, ये वैल्यू याद की भी नहीं जाती, तो वही लिखोगे कि स्कैंडियम से लेके Mn तक आयतन घट रहा है, Fe से Ni तक स्थिर है, फिर अचानक बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से दिखा दें जैसे मैंने शो किया है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू, क्योंकि अगर क्या आपको ये वैल्यू याद नहीं होंगी मुझे पता है, आप ये लिखें बस, ये जो मैंने शो किया, स्कैंडियम से यहां तक आयतन में कमी, यहां से यहां तक स्थिर, और यहां से यहां वृद्धि। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसका गुण है।
तो हमें 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, पहली संक्रमण श्रेणी की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, उसी की, ठीक है। तो 3D श्रेणी के तत्वों का घनत्व जो होता है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक तत्वों के बीच का होता है। ये लाइन सभी में लिखनी है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी D ब्लॉक है, क्योंकि D ब्लॉक S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, इसलिए इनके सारे गुण S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में ही होंगे। मतलब अगर घनत्व भी है तो S ब्लॉक का घनत्व जो होगा, P ब्लॉक का घनत्व जो होगा, उन दोनों के बीच का घनत्व इनका होगा, ठीक है। ये लाइन सभी में लिख रहे हैं। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान ऊपर लिखा है, इसका मतलब है जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, घनत्व बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। एक तो आयतन से क्या मतलब है? आयतन बट्टे में लिखा है, इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसके अगर देखें ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, और आयतन नीचे है लेकिन ये क्या है? ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे समझिए, ठीक है। ये बट्टे में है, नीचे है, तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे लिखा है बट्टे में। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो मीन्स अगर आपको ये वाला सिस्टम पता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, आयतन में कमी तो घनत्व उल्टा होगा, आयतन कम हो रहा है तो घनत्व बढ़ेगा। आयतन स्थिर है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और आयतन में वृद्धि हो रही, इधर देखिए ऊपर वाले में आयतन में वृद्धि हो रही है तो उसका उल्टा कर दो, घनत्व क्या होगा? घनत्व में कमी। समझ में आ गया? चलिए, सिंपल है, इसी से समझ सकते हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि तथा आयतन में कमी के कारण, देखिए मैंने कहा द्रव्यमान बढ़ेगा या फिर आयतन घटेगा, इन दोनों केस में घनत्व बढ़ेगा। देखो आयतन घटेगा तब भी घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, और द्रव्यमान बढ़े तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कह रही हूं, ठीक है। तो अब है शुरू की बात करते हैं। अतः प्रारंभ में स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक घनत्व में क्या होती है? जैसे आकार कम होता जाता है तो आकार कम होता है तो आयतन भी कम हो जाएगा, और आयतन कम होने के कारण घनत्व में कमी आती है, ठीक है। फिर क्या होता है? मध्य की अगर बात करें, मिड की अगर बात करें, Fe से लेके निकिल तक या कॉपर तक कह सकते हैं लगभग, तो मध्य में क्या होता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर लिखे नहीं है। मध्य में क्या होता है? आपको पता है मध्य में क्या था? परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश बराबर हो गया था, जिसके कारण आकार क्या था? परमाणु त्रिज्या स्थिर थी। तो परमाणु त्रिज्या स्थिर है, आकार स्थिर है, आयतन भी स्थिर था, तो घनत्व भी क्या रहेगा? स्थिर। और लास्ट में क्या होता है? जिंक की अगर बात करें, इसमें कॉपर का भी मतलब लगभग स्थिर ही दिखाया है लेकिन चलेगा। लेकिन जिंक में 3D10 4s2 पूरा कोष पूरा भर जाता है, तो क्या आता है यहाँ पर? परिरक्षण प्रभाव अधिकतम हो जाता है, तो आकार एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आकार एकदम से बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन में वृद्धि, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व में, तो क्या हो जाता है? घनत्व में, आयतन में अगर वृद्धि हुई तो घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी। ये गलती से मैंने वृद्धि लिख दिया था, ये क्या हो जाती? घनत्व में कमी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th, वो है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट MP और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट BP। आपको पता ही है MP BP आप जानते हैं, गल रहा है कोई चीज। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, गलनांक मतलब जब कोई चीज पिघलने लगती है, वो टेम्परेचर, वो ताप जिस पर कोई चीज पिघल रही है, सिंपल। क्वथनांक वो चीज, वह ताप जिस पर कोई चीज उबल रही है। एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, बट शॉर्ट कहे तो आपको समझने के लिए, कोई चीज गल रही है। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज अच्छा, जो हम बार बार लिखते थे वो मैंने इस समय नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा कि संक्रमण तत्वों के गलनांक जो होते हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य होते हैं, वो बार बार लिखना है। और ये लाइन भी हम सब में लिख सकते हैं कि इनकी ये वाली प्रॉपर्टी का मान बहुत उच्च होता है, वहां आगे भी लिखा जा सकता था ये, ठीक है। अब इनमें जो गलनांक और क्वथनांक का मान है बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनके बीच एक बंध पाया जाता है जिसे कहते हैं धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब इसको मैंने एक एग्जाम्पल देके सॉल्व कर रही हूं, सुनिएगा। देखिए आपने क्या किया, आपने 100 ग्राम चीनी ली, समझिए, ठीक है, 100 ग्राम चीनी ली, ऐसा कुछ केस है। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। आपने 100 ग्राम चीनी ली, वो आपने जो नॉर्मल चीनी आती है दाने वाली वो ली है, और वहीं आपने 100 ग्राम चीनी ली, उस चीनी की टाइट बॉल सी बनाई, वो जो चीनी के दाने हैं वो आपस में बहुत ही ज्यादा टाइटली जुड़े हैं। तो आप क्या समझे? तो
ये एग्जाम्पल अब इससे आप समझ लेंगे। देखिए, तो ये जो 100 ग्राम चीनी है बच्चों, ठीक है, जो दानी सिंपल दाने वाले आती है, तो एक दूसरे से दूर दूर है ये कण। इसका मतलब है इनके बीच आकर्षण बल, जो इनके बीच बल काम करता है वो बहुत कम है, क्योंकि इसीलिए तो दूर दूर है ना। कोई चीज पास होती है मतलब आकर्षण बल ज्यादा है। तो ये जो चीनी के दाने हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो आकर्षण बल हमने कहा कम है। अब ठीक है, आकर्षण बल कम है तो हम कह सकते हैं मजबूती से नहीं बंधे हैं, बहुत मतलब इनमें एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर है। तो अगर आप इसको गर्म करना चाहेंगे, मेल्ट पिघलाना चाहेंगे इस चीनी को, या फिर वेपोराइज करना चाहेंगे, वैसे तो ये वो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, अवाष्पशील, लेकिन अगर इसको पिघलाना चाहें ऐसे समझिए, तो क्या होगा, जल्दी पिघलेगी देर में। तो आप कहोगे ये थोड़ा सा जल्दी पिघल जाएगी। तो जल्दी पिघल रही है मतलब कम ताप पर पिघल रही है, तो हम कहेंगे गलनांक व क्वथनांक, ये ताप ही होते हैं, ठीक है। तो कम ताप पर पिघल रही है तो हम कहेंगे निम्न होगा, कम ताप पे पिघल रही। तो गलनांक और क्वथनांक जो ताप है वो निम्न होंगे। अब वहीं अगर मैं 100 ग्राम चीनी की जो मैंने बॉल बनाई थी, चीनी की बॉल मतलब समझ रहे हो, ये आपस में टाइटली जुड़े हुए हैं, सारे कण मजबूती से जुड़े हैं, तो इनके बीच क्या कहेंगे हम, बॉल बनाई है। तो बॉल कब बनेगी चीनी की बॉल, तो इनके कणों के बीच क्या होगा, जब प्रबल आकर्षण होगा। तो यहाँ पर चीनी के कणों के बीच प्रबल आकर्षण है, ठीक है, टाइटली जुड़े हैं, तो एक दूसरे में सभी कण आपस में मजबूती से बंधे हैं। अब इसको आप क्या करना चाहते हैं, मेल्ट करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, या वेपोराइज करना चाहते हैं, वाष्पित करना चाहते हैं, ठीक है, गलनांक देखना है, क्वथनांक। तो इसको पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा। क्यों, पहले इनके बीच आकर्षण बल टूटेंगे, आकर्षण बल को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए ताप दोगे, तो आकर्षण बल टूटेगा, तब चीनी के दाने अलग अलग होंगे, तब जाके ये पिघलना शुरू होगी, तो उसके लिए और ताप देना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ज्यादा ताप दे रहे हो तो ताप क्या होगा, उच्च, मतलब एमपी और बीपी क्या होगा, उच्च। आ गया समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट होगा। देखिए अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने उसमें आकर्षण बल बोला था, इसमें क्या पाए जाते हैं, धात्विक बंध। तो जैसे जैसे धात्विक बंध बढ़ेगा, कण अणु आपस में टाइटली बंधेंगे, टाइटली जुड़ेंगे, तो उसको पिघलाने में उसका ताप ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका एमपीबीपी बढ़ेगा। तो क्या होगा, प्रारंभ में स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जब आप जाते हैं तो उस समय क्या होता है, आकार में कमी होती जाती है। अब आकार छोटा होता जा रहा है, ऐसे भी समझिए, आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा है, वहां पर से भी बल लग रहा है, आकर्षण मतलब आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है। आकार जैसे जैसे कम होता जाता है, बताया था ना, आकर्षण बल बढ़ता है, तो गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है। लेकिन इसका एक कारण और है, यहां लिखा है। शुरुआत में अगर हम देखें, इधर देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम यहां चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और 3D10, ये होता है 4s, मैंने नहीं लिखा है। तो अगर डी की बात करें तो यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, आते हैं ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आपने देखने डी का ऑर्बिटल बनाना। ऐसे देखिए, डी के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 5, फिर घटते जाते हैं। जहां से हम इलेक्ट्रॉन छठा भरना शुरू होते हैं तो वहां से जोड़े बनने लगते हैं, तो जहां से युग्मित होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती, फिर 4 होंगे। इसको बना के दिखा रही, देखिए 3D6 में 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6, ये जोड़ा बन गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप कितने हैं, अकेले वाले 2 3 4 ही हैं। इसमें 3D7 1 2 3 4 5 6 7, दो जोड़े बन गए, तो अयुग्मित कितने बचे, केवल 3। तो समझ रहे हो, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे, 6 और 6 7 8 9, ये जोड़े बनते जा रहे, मतलब अयुग्मित अकेला इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है। सिंपल है, यहां तक बढ़े। इसके बाद 4 3 2 0 0, यहां पर कम हो रहे। तो होता क्या है, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है, डी कक्षक में मैंने बोला था, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यूज किए जाते हैं बंध बनाने के लिए, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो अयुग्मित संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उतने ज्यादा धात्विक बंध बनेंगे। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा धात्विक बंध, और जितने ज्यादा धात्विक बंध होंगे तो अणु, उस धातु के अणु आपस में टाइटली जुड़े होंगे मजबूती से, तो मजबूती से जुड़े होंगे तो बताया था उसका गलनांक क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां से लेके ये स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक
आप कहोगे मैग्नीज, मैग्नीज एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ठीक है। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि हो रही है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इनके बीच धात्विक बंध बढ़ेगा, बंध बढ़ेगा तो मजबूती बढ़ेगी, और मजबूती के कारण इसको मेल्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, पिघलाने में और उबालने में, तो एमपीबीपी में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीज में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम है 5, लेकिन फिर भी ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये एक्सेप्शनल केस है। इसका एमपीबीपी जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट मैंने दिखाया नहीं है, कम हो जाता है, गलनांक इसका बहुत कम हो जाता है, देखिए इनकी तुलना में बहुत कम हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है, ऐसा नहीं है, इसमें भी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज रहता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होना शुरू होगी, 4, 3, 2, और इसमें तो है ही नहीं, तो फिर Fe से लेके जिंक तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार कम हो रही है, अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होती जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने कम होते जाएंगे, धात्विक बंध भी कम होते जा रहे हैं, तो जितने बंधों की संख्या कम होगी तो उनके बीच आकर्षण बल कम होता जाएगा, तो वो जल्दी पिघलने लगेगा, तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जल्दी, जितना कम आकर्षण बल है जल्दी उतना वो मेल्ट हो जाएगा कम ताप में, तो गलनांक क्वथनांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू लिखी है, वैल्यू तो आप याद नहीं करेंगे, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, इनको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये गलनांक की वैल्यू दी है, आप ये लिखिएगा बोर्ड में, ये इन दोनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ऐसे करके बना लेना, यहां से यहां तक बढ़ता है, यहां पर स्थिर हो जाता है, और यहां से यहां फिर से कमी हो जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ दे रही हूँ। प्रारंभ में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर आकार भी एक कारण होता है, गलनांक क्वथनांक में शुरू में वृद्धि हो रही है, देख लीजिए, और इसका दूसरा कारण मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद क्या होता है, Mn का गलनांक व क्वथनांक असामान्य कमी होती है, इसका गलनांक बहुत कम हो गया, गलनांक भी क्वथनांक भी, ठीक है। और D5 के पश्चात, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, जोड़े बनाने लगते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में जा रहे, पहले एक जोड़ा बना, फिर 2 जोड़ा, 3, ऐसे करके बन रहे हैं, तो इनके बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण आकार बढ़ता है, यहां पर भी वही कारण, प्रतिकर्षण के कारण आकार बढ़ता है, जिसके कारण एमपीबीपी क्रमशः घटता जाता है, मतलब कम ताप पर ही ये मेल्ट और बॉइल हो जाते हैं। आई होप आप सेटिस्फाई हो गए हो मेरे आंसर से, ठीक है, जो मैंने बताया है। ये डी ब्लॉक बहुत ही टिपिकल है वैसे पढ़ाना, क्योंकि उसमें कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ना लिखें, जैसे मैंने लिखने को कहा है वैसे ही आप लिखें, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यू को याद नहीं करता। और लास्ट पॉइंट हमारे इस टॉपिक का, आज की वीडियो का है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो संक्रमण तत्वों का वही लिखना है, आयनन विभव जो होता है एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होगा और पी ब्लॉक से कम, तो ये भी लिख सकते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच होता है। फिर क्या होता है शुरू में, यही कॉन्सेप्ट यहां आते हैं, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाने पर, वो मैंने आपको बताया था, जो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, जिसके कारण क्या होता है, आकार यहां से यहां जाने में आकार छोटा होता जा रहा है, तो आकार जैसे जैसे घटेगा, ठीक है, आकार घट रहा है। आईपी होता क्या है, आयनन विभव होता क्या है, तो आईपी होता है किसी भी परमाणु से, ठीक है, ये विलगित परमाणु, किसी भी परमाणु से, एटम से, अंतिम कोश सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा अंदर जाएगी, ऊर्जा अंदर जा रही की मतलब आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अंदर खींच रहा है, और आप इस इलेक्ट्रॉन को उसके उल्टी दिशा में बाहर को खींच रहे हैं, नाभिक अंदर को खींच रहा है और आप बाहर को खींच रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आप जितनी भी ऊर्जा खर्च करते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं आईपी, आयनन विभव, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, इसका आकार इतना है बड़ा, ठीक है, और ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर भी है, और यहां पर आकार है बहुत छोटा, तो ये नाभिक से बहुत नजदीक है, तो नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ा है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक टाइटली नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, नाभिक आकर्षण नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे भी समझिए इसका आकार बड़ा है तो ये अमीर है, इसके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपीस है, ठीक है। इसका आकार छोटा है तो ये मान लीजिए ये बहुत ज्यादा पुअर है, गरीब है, इसके पास केवल 1 रुपीस है। अब आपने इससे 1 रुपया बाहर निकालना है और इससे 1 रुपया बाहर निकालना है, कहां ज्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली यहां जिसका आकार छोटा है। एक तो ये भी है कि नाभिक ने इसको टाइटली पकड़ा है और वैसे भी ये गरीब है तो 1 रुपया जाने नहीं देगा, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो आकार जितना छोटा होगा, आईपी ऊर्जा उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और आकार बड़ा तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में क्या होता है, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है तो यहां से यहां जाने पर आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर आकार में, यहां पर लिख सकते हैं आप, आकार में कमी, और आकार में कमी होगी, वो गरीब होता जा रहा है
तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ होता जाएगा। तो हम कहेंगे आईपी में हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, आकार कम हो रहा है और जो आईपी है आयनन विभव बढ़ता जा रहा है, ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है, एफई से लेके अगर निकिल की बात करें, FeCO तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परिरक्षण प्रभाव है, दोनों का मान लगभग बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या भी लगभग बराबर रहती है, आकार लगभग स्थिर रहता है। तो आकार लगभग स्थिर रहेगा, ठीक है। दो बराबर आकार के मैं आपको परमाणु दे रही हूं, तो ऊर्जा निकालने में क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, बराबर ऊर्जा लगेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर आईपी लगभग स्थिर रहेगा, एकदम नहीं कह रही हूं, क्योंकि आपको पता है वैल्यू में तो थोड़ी बहुत चेंज होता ही है। क्या होता है अंत में ये जो होता है कॉपर, ठीक है, और जिंक का पूरित विन्यास 3d10 4s1 और इसका होता है 3d10 4s2, इसका एस भी पूरा बढ़ जाता है। पूरित विन्यास होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। देखिए डी में अगर एग्जैक्ट आधा भरा हो, मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर डी पूरा का पूरा भरा हो, मतलब D10 हो, तो उस केस में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है। और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन, कोई चीज बहुत ज्यादा स्थायी है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो पूरित विन्यास होने के कारण ही बहुत ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। यहां पर आप लिखोगे अत्यधिक स्थायी, और स्थायी होने के कारण इनका जो आयनन विभव होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इनके आयनन विभव का मान एकदम से बढ़ेगा, इन दोनों का, इसका थोड़ा कम है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा। इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा आयनन विभव ये क्वेश्चन आता है, इसका होता है जिंक का। क्यों? तो इसमें आप यही कारण लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लें। तो ये मैंने ऐसे भी लिख ली, पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ में स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर आकार में कमी होती है, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ये बताया था। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और आकार में कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, आयनन विभव में वृद्धि होती है। लेकिन ये वृद्धि क्रमिक नहीं होती, थोड़ी बहुत कहीं पर चेंज होगा, थोड़ी बहुत। देखिए ये 58 के बाद ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये एकदम कम हो गया, ठीक है, ये चेंज होंगे ही। उसके बाद है मध्य में FeCO के आकार लगभग एक समान रहते हैं, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव और ये भी स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश बराबर होता है, तो आकार भी स्थिर होता है, जिसके कारण आईपी आयनन विभव में भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा, या लगभग स्थिर होता है। और अंत में कॉपर 3d10 तथा जिंक 3d10 4s2 पूर्ण विन्यास होने के कारण इनका क्या होता है, अत्यधिक स्थायित्व होने के कारण ये विन्यास क्या होता है, ऐसा वाला विन्यास, ये 3d10 4s1 होने के कारण अत्यधिक स्थायी विन्यास कहते हैं इनको, जब पूरा पूरा भर जाए, एस भी पूरा भरा है, डी भी पूरा भरा है, तो अत्यधिक स्थायित्व होने के कारण क्या होता है, इनका स्थायित्व होने के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए आयनन विभव का मान अधिकतम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव जिंक का क्यों होता है, तो ये कारण लिखेंगे आप। पूरित विन्यास, डी में पूरा और एस में भी पूरा भरा होने के कारण, ठीक है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है, जिसके कारण कठिन होता है, जिसके कारण आयनन विभव का मान अधिकतम हो जाता है। आई होप मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाए हूं आपको समझ में आए हूं। वीडियो लेंथी हो जा रही है क्योंकि रीजन आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि समझाने में समय लगता है, वरना जल्दी जल्दी करनी होती तो फिर आपको समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट जो फीचर्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियोस कल भी आएगी, लगातार ही आएंगी, तो जल्दी से जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।